This is lecture number 5th of SHM and in this part हम क्या करेंगे, जो बेसिकली स्प्रिंग वाला सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन एसएचएम। उसमें हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट से उसको लिखते हैं। यू नॉट क्या है? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा देखिए कि यहाँ टोटल एनर्जी मैंने बोला कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? पर किसी पे तो करता होगा। तो यही हम देखना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी का किसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो देखिए के को आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के के जगह एम ओमेगा स्क्वायर डालिए और ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो वो रखिए और फिर आप इसको स्क्वायर करके तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ये आता है। ये कैसे आया? हाँ, के को एम ये आपको याद है हाफ के स्क्वायर। फिर आप क्या करिएगा, के जगह पे आप रखिएगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो अब आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो यहां से देखिए जो टोटल एनर्जी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम पीरियड के इन्वर्सली स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा स्क्वायर पे। तो ये टोटल एनर्जी का डिपेंडेंसी यहां से पता चलता है। देखिए टोटल एनर्जी जो है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, पर याद रखिएगा टोटल एनर्जी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता बट टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अगर मान लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा कि वो कौन सा पोजीशन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो आपसे पूछा है कि वो पोजीशन बताइए एसएचएम में। मान लीजिए पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से कौन से डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हाफ के कैंसल, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां से वो डिस्टेंस आ गया प्लस माइनस ए बाय रूट 2, और ये वो डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये एक साइकिल में कितनी बार आएगा, कौन कौन से एंगुलर पोजीशन पे आएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन से मान लीजिए आप राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इस पोजीशन पे जब आप जाइएगा तो वहां का एंगल लेते हैं थीटा, वापस आने का एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा, फिर इस पोजीशन पे जाने का, लेफ्ट में जाने का एंगल लेते हैं पाई प्लस थीटा, और लौट के आने का लेते हैं पाई 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर a बाय रूट 2 है यानी इसको 1 बाय रूट 2 कहिए, तो 1 बाय रूट 2 होता है 45, साइन 1 बाय रूट 2 45, और 45 को लिखते हैं पाई बाय 4 पाई के टर्म्स में। तो थीटा कौन कौन से पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा? पाई बाय 4, पाई बाय 4, फिर लौट के आने पे पाई माइनस पाई बाय 4, फिर लेफ्ट में जाने पे पाई प्लस पाई बाय 4, और फिर लौट के आने पे 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये वो एंगुलर पोजीशन है जहां पे दोनों एनर्जी इक्वल होगा। और इसके रेस्पेक्ट में अगर पाई है तो आप यहां पे जो टाइम पीरियड लिखते हैं वो टी लेते हैं। ठीक है। अगर टोटल है यहाँ पे एंगल 2 पाई है तो उसको टाइम पीरियड टी लिखते हैं, तो अगर पाई है तो उसको टी बाई 2 लिखिएगा। तो यहाँ पाई के जगह पे टी बाई 2 रखिए, तो यह आ जाएगा टाइम आ जाएगा, कौन कौन से टाइम पे दोनों एनर्जी इक्वल है, टी बाई 8। अगेन इसको सॉल्व करिएगा, पाई के जगह पे टी बाई 2 रखिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पर साइकिल जो एवरेज एनर्जी है यानी मीन एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी का मीन, पोटेंशियल एनर्जी का मीन, टोटल एनर्जी का मीन, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का मीन निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है टाइम के रेस्पेक्ट में हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज देखिए, ये जो टर्म है ये टर्म तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म बाहर आ गया। और आपको पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है हाफ, एसी में पढ़ के आते हैं। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आ गया पर साइकिल, वो होगा 1/4 के ए स्क्वायर। डन। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो हम पहले भी पढ़ के आते हैं। इसका एवरेज लीजिए, तो हाफ के स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है जो कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर आता है।
और पोटेंशियल एनर्जी साथ में हम यू नॉट भी कंसीडर करेंगे, लिख लेते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी एवरेज कांस्टेंट, तो 1/4 के ए स्क्वायर आ गया एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल। अब देखिए, अब आप इस दोनों को ध्यान से देखिए तो आप पाइएगा कि जो एवरेज है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल वो इक्वल है और वो 1/4 के ए स्क्वायर के इक्वल है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी का एवरेज, तो टोटल एनर्जी को लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का एवरेज जो इतना आ रहा है इसको सम करिए, इसको सम करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 20 जूल। यानी अगर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मीन पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू नॉट से दिखाते हैं वो आपको गिवन है 20 जूल। यस और नो? अब नेक्स्ट पढ़िए, इफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज 40 जूल देन फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मीन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज का वैल्यू आपके पास 40 जूल है, तो आपको पता है जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एवरेज होता है वो भी इसी के बराबर होगा 40 जूल, राइट। और आपको निकालना है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को क्या लिखते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज प्लस 20 जूल, क्योंकि इसको भी ऐड करेंगे तो 40 + 40 + 20 यानी कि 100 जूल। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। आपको पता है अगर एक स्प्रिंग है तो हर एक स्प्रिंग का अपना कुछ नेचुरल लेंथ होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं। अब इस नेचुरल लेंथ वाले स्प्रिंग को आप क्या करिए, या तो इलोंगेट करिए या इसको कंप्रेस करिए, या तो कंप्रेस करिए या इलोंगेट करिए। तो उस दोनों केस में क्या होता है, इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसको इलोंगेट किया, इधर से एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, इधर से एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस पे देखिए फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो यहां से हम बात करते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा। तो अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब है छोटा सा इलोंगेट देंगे और नेचुरल स्टेट में अगर स्प्रिंग वापस आता है तब उसको अंडर इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो अंडर इलास्टिक लिमिट जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो जो डिस्प्लेसमेंट उसके 1 पावर से वेरी करता है, ठीक है। तो एफ क्या है, स्प्रिंग फोर्स, यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा के को स्प्रिंग कांस्टेंट बुलाते हैं। तो अब देखिए ये जो के होता है ये के किस पे डिपेंड करता है वो सुनिए। तो के का एक फॉर्मूला होता है ईटा r² 4πN_L_r⁵। तो यहां से सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के वो लेंथ ऑफ स्प्रिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो लेंथ है ये कौन सा लेंथ है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एल है ये नेचुरल लेंथ है। मान लीजिए आपको बोला कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है उसका लेंथ एल है। अब हम इसको क्या करते हैं, इलोंगेट कर देते हैं, इलोंगेट कर देते हैं। तो आपसे पूछा है के बताइए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ाएंगे के कम हो जाएगा। देखिए स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग सेम है, यहां जो रिलेशन इसमें एल नेचुरल लेंथ है और नेचुरल लेंथ तो वो एल ही होगा स्प्रिंग का, तो के भी सेम रहेगा। हाँ लेकिन अगर आप क्या करते हैं स्प्रिंग को कट कर देते हैं, तो कट कर देते हैं तो अब स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो डिफरेंट हो गया, तो नेचुरल लेंथ डिफरेंट हो गया था तो के भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड कीप इन माइंड। अब यहां से अगर हम के और एल में ग्राफ बनाए तो आप ग्राफ देख सकते हैं कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा आएगा। नेक्स्ट आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, उसका नेचुरल लेंथ है एल, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। हम क्या करते हैं इस स्प्रिंग को मल्टीपल हिस्से में काट देते हैं, एन टाइम्स में काट देते हैं, और हर एक हिस्से का जो लेंथ है वो L/N है, L/N है, और इसका मान लीजिए लेट से कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k डैश हो गया, इसका भी k डैश हो गया, ठीक है। सबका लेंथ सेम है तो सबका k भी सेम होगा, इसलिए k डैश ले रहे हैं। अब आपको निकालना है कि k डैश और k में क्या रिलेशन है।
तो क्या करना है आपको, देखिए के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो आप रेशियो लीजिए। रेशियो कैसे लीजिएगा, के डैश अपॉन के। तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के डैश के रेस्पेक्ट में लेंथ है एल बाय एन और के रेस्पेक्ट में लेंथ है एल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो के डैश के सामने आएगा एल, इसका लेंथ डिवाइडेड बाय के सामने आएगा एल अपॉन एन। तो ये एन ऊपर जाएगा, एल एल खत्म, तो के डैश अपॉन के विल बी इक्वल टू एन, तो के डैश विल बी इक्वल टू एन टाइम्स के। तो देखिए ऐसे सॉल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दो स्प्रिंग है, ठीक है, एक का लेंथ एल, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरा भी सेम लेंथ और सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे एन टाइम्स स्प्रिंग को हम कनेक्ट करते हैं तो एक स्प्रिंग बनता है जिसका लेंथ हो गया एन टाइम्स एल और के डैश इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको बताना है के डैश और के में रिलेशन। को करना कुछ नहीं है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, आप रेशियो लेना स्टार्ट करिए। के डैश अपॉन के रेशियो लीजिएगा तो लेंथ उल्टा आएगा, तो के डैश के रेस्पेक्ट में लेंथ है एन एल और के रेस्पेक्ट में लेंथ है एल, तो के डैश के सामने आएगा इसका लेंथ और के सामने आएगा इसका लेंथ। तो दोनों को रिलेट करिएगा, एल से एल खत्म, एल से एल खत्म, तो यहां से के डैश आ जाएगा के अपॉन एन, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर आप स्प्रिंग को मासलेस अज्यूम कर लेते हैं तो स्प्रिंग में जो वर्क डन होता है कि आप छोटा सा इलोंगेशन दीजिए, तो वही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा और जिसका वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया फोर्स कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आप फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो हो जाता है एफ स्क्वायर अपॉन 2k। याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला है इन द स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को एक्स लेंथ से इलोंगेट करते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर अपॉन 2k, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ है एल, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसको हम कट करते हैं। कट ऐसे करते हैं कि एक स्प्रिंग का लेंथ हो गया L/4 और दूसरे का हो गया 3L/4, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा क्योंकि लेंथ अलग अलग हो गया, तो इसका के डैश, इसका के डबल डैश। तो आपको बताना है के डैश बताना है और के डबल डैश बताना है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, प्रोसेस यहां पे है। आप क्या करिए, एक बार के डैश और के को रिलेट कर लीजिए और एक बार के डबल डैश और के को रिलेट कर दीजिए। कैसे रिलेट करिएगा, आपको पता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो के डैश अपॉन के, तो लेंथ उल्टा बोलेंगे, के डैश के सामने, के डैश का लेंथ है L/4 और के डैश के सामने लेंगे इसका लेंथ क्योंकि लेंथ उल्टा है, तो L अपॉन L/4, तो यहां से के डैश आ गया 4k। सिमिलरली एक बार इसको रिलेट कर देंगे, के डबल डैश अपॉन के, इसका लेंथ उल्टा आएगा, तो ये आ जाएगा के डबल डैश और के में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में कट किया और दो पार्ट में ऐसे कट करते हैं कि जो एक का लेंथ है वो लेंथ दूसरे के रेस्पेक्ट में n टाइम्स है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर एक स्प्रिंग है उसको दो पार्ट में कट करते हैं, एक का लेंथ दूसरे का n टाइम्स है, तो मान लेते हैं अगर इसका लेंथ l होगा तो इसका n टाइम्स l होगा। तो उन दोनों को कट किए तो दो पार्ट आपको मिला, तो जो इसका ओरिजिनल पेरेंट पार्ट था उसका लेंथ हो जाएगा l प्लस nl, राइट, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका के डैश, इसका के डबल डैश। तो करना क्या है, एक बार आप इसको रिलेट करिए और एक बार आप इसको रिलेट करिए। तो इसको रिलेट करिए के डैश अपॉन के, तो लेंथ उल्टा आएगा, तो लेंथ अरेंज कर लीजिएगा, तो आपके पास के डैश और के में रिलेशन आ गया इतना, डन। फिर आप इसको रिलेट करिए तो के डैश अपॉन के डबल डैश अपॉन के, लेंथ उल्टा लेना है तो यहां अरेंज करिए तो आपके पास के डबल डैश आ गया इतना। अब आप देखिए के 1 प्लस n का वैल्यू था के डैश, तो के डबल डैश और के डैश में भी आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि नीट में आया था। आपको बोला है कि दो सिमिलर स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 और आपको बोल के दिया है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। तो अगर स्प्रिंग सिमिलर स्प्रिंग है तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का ज्यादा है K2 से तो लेंथ किसका ज्यादा होगा, L2 का, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि ये शॉर्ट स्प्रिंग है, ये लॉन्ग स्प्रिंग है। तो आपसे पूछा है कि आप रेशियो ऑफ वर्क डन बताइए
कब? जब आप इसको इक्वल डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच करते हैं और इक्वल फोर्स लगा करके करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर और एक होता है एफ स्क्वायर अपॉन 2k, राइट? ये फॉर्मूला आपको पता है। तो आपको इक्वल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में वर्क डन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। तो पहले स्प्रिंग के लिए हाफ k1 एक्स स्क्वायर, दूसरे स्प्रिंग के लिए हाफ k2 एक्स स्क्वायर। तो देखिए हाफ हाफ के इक्वल डिस्प्लेसमेंट से करते हैं तो देखिए k1 अपॉन k2 का रेशियो, यानी k1 अपॉन k2 आ गया। तो यानी कि किसका वर्क डन ज्यादा? वर्क डन पहले वाले का ज्यादा सेकेंड से, राइट? दूसरा इक्वल फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करिएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो देखिए k2 अपॉन k1 आ जाएगा, यानी कि W2 विल बी ग्रेटर देन W1, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये भी नेचुरल लेंथ में है। इसको हमने क्या किया, एक्स नॉट इसको स्ट्रेच किया। एक्स नॉट स्ट्रेच करते हैं और नीचे मास लगा करके करते हैं, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो नीचे इस पे फोर्स लगेगा mg, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा k एक्स नॉट, राइट? तो अगर इक्विलिब्रियम है तो mg विल बी इक्वल टू k एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन k। फर्दर आप क्या करते हैं, इस मीन पोजीशन से वापस x नीचे ले जाते हैं, तो अब जो ऊपर फोर्स लगेगा kx, और अगर इक्विलिब्रियम है तो इन दोनों का हम कर सकते हैं, राइट? अब ध्यान से सुनिए, टाइम पीरियड हम निकालना चाहते हैं। अब तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप अगर इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो अब ये एसएचएम करेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो यहां पे एसएचएम करेगा। तो एसएचएम का कंडीशन आपको पता है क्या होता है, अगर इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स दैट विल बी एम ए इंटू माइनस के एक्स, तो एक्सलेशन आ जाएगा माइनस के अपॉन एम। के अपॉन एम को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को लिख सकते हैं के अपॉन एम। तो यहां से टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम आ गया 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन गया, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। तो टाइम पीरियड ये किसका है, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अभी हमने क्या किया था, सीलिंग से एक स्प्रिंग को टाई किया था। हम क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट से भी स्प्रिंग को अगर हम टाई करते हैं और मास के साथ में और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं नेचुरल लेंथ के टुवर्ड्स, नेचुरल लेंथ को मीन पोजीशन बुलाते हैं, तो यहां भी लीनियर एसएचएम होगा और यहां भी टाइम पीरियड सेम ही होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। या आप इस कंडीशन में बात करिए, एक बेसिकली इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग पेंडुलम रखा हुआ है, इस पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे एक्स नॉट, तो आपको पता है एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी के एक्स नॉट, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आ गया एम जी साइन थीटा अपॉन के। अभी भी ये लीनियर एसएचएम करेगा और ये फॉर्मूला यहां भी वैलिड होगा,